हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 4 लेकर के आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 और 3 सही से देखे होंगे और उन्हें नोट भी किए होंगे। तो बच्चों, इससे पहले पिछली वीडियो में हम आप लोगों को दर्पण के बारे में कुछ बताए थे। थोड़ा सा मैं उसे रिविजन करना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से देखने का कष्ट करें। देखिए, सबसे पहले जो हमारा मिरर है, ये मिरर, इनका 3 टाइप्स था। पहला टाइप्स था हमारा गोलीय दर्पण, एक था समतल दर्पण और दूसरा था पहला था हमारा स्फेरिकल मिरर, दूसरा था हमारा पैराबोलिक मिरर और तीसरा था हमारा प्लेन मिरर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों परिभाषा अच्छी तरह से पता होगा। ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये मिरर का 3 टाइप्स हुआ। उस 3 टाइप्स में एक टाइप्स हमारा आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का भी 2 टाइप्स है। एक है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्फेरिकल मिरर है, इनका 2 टाइप्स है। पहला टाइप्स है हमारा कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि एक अवतल दर्पण है और दूसरा उत्तल दर्पण। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका दूसरा नाम क्या है? ये जो अवतल दर्पण है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और दूसरा है हमारा एक उत्तल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसे हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण। लेकिन यही अगर हम लेंस में जाते हैं तो लेंस में इसका उल्टा हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को हम पिछली वीडियो में बताए थे। ऐसे ही हम अवतल लेंस में जाएंगे, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहेंगे और दूसरा जो होगा मेरा उत्तल लेंस, जिसे हम लोग अभिसारी लेंस कहेंगे। तो चलिए आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं, ये जो अवतल दर्पण है, इनका जो परावर्तक सतह होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह वो धंसा हुआ रहता है, लेकिन इसी की तुलना अगर उत्तल दर्पण में करें, इसका परावर्तक सतह जो होगा वो उभरा हुआ रहेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कुछ गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें को जानते हैं, फिर आगे हम लोग बताएंगे। तो चलिए तो आइए हम लोग चलते हैं अब वक्रता केंद्र की तरफ। ये वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो वक्रता केंद्र है, ये है क्या? गोलीय दर्पण में दर्पण को समझना आसान तभी हो सकता है जब हम इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। उसमें वक्रता केंद्र होता है वो क्या है, उसमें पॉल होता है वो क्या है, इन तमाम बातों की जानकारी आप लोगों को हम इस वीडियो में देंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो देखिए, ये वक्रता केंद्र जो है, ये होता क्या है? तो हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण किसी न किसी एक खोखला गोला का एगो भाग होता है, खोखला गोला का एक भाग होता है। उस गोला का जो केंद्र होगा, उसका जो केंद्र बिंदु होगा, सेंटर होगा, उसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। कि हाँ दोस्तों, वक्रता केंद्र यानी कि खोखला गोला का जो केंद्र होगा, उसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसे सी से डिनोट किया जाता है, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है। और इसमें एक पॉइंट और है कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, इसमें जो वक्रता केंद्र बनेगा, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है,
सामने होता है। जो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा। हमें ध्यान रखना है इन बातों का कि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होगा ये दर्पण के सामने बनेगा। लेकिन अगर हम इसी की बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। यानी कि अवतल दर्पण जो है इसमें जो वक्रता केंद्र होगा ये दर्पण के सामने बनेगा। लेकिन अगर उसी की बात कर दे हम उत्तल दर्पण में आकर के, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये हमारा हो जाएगा दर्पण के पीछे। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन से पहले एक बार इसका फिगर देख लेते हैं कि वक्रता केंद्र जो है किसमें दर्पण के सामने बनता है और किसमें दर्पण के पीछे। तो सबसे पहले एक दर्पण बना लिए, इसका जो परावर्तक सतह है ये धंसा हुआ है। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये जो है एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। और एक बना लेते हैं हम लोग लेकिन इसका जो परावर्तक सतह है ये उभरा हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि उत्तल दर्पण का ही परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम एक प्रधान अक्ष खींच लेंगे और गोलीय दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होता है, ज्यामितीय केंद्र कहने का मतलब हुआ सी से, मतलब प्रधान अक्ष जो बनता है वो कहीं न कहीं दर्पण को किसी न किसी बिंदु पे वो टच करता है। तो वो बिंदु जो होता है हमारा वो ध्रुव होता है। ज्यामितीय केंद्र बनाइए, ये हमारा ध्रुव होता है। तो ये जो अवतल दर्पण है इसके सामने में एक मुख्य फोकस बनता है और इसके बाद फिर एक वक्रता केंद्र होता है स्थित। अब देखिए ये जो F लिखे हैं ये मुख्य फोकस है। ये मुख्य फोकस जो है ये कब बनता है? जब प्रकाश की किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो रिफ्लेक्टेड किरण प्रधान अक्ष के किसी न किसी एक बिंदु से वो निकल जाती है। तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से वो रिफ्लेक्टेड किरण निकलता है वही बिंदु हमारा कहलाता है मुख्य फोकस। जब किरणें प्रधान अक्ष के समांतर निकलेगी और दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के किसी न किसी एक बिंदु को जाके टच करेगी तो वो बिंदु जो है वही बिंदु हमारा कहलाता है मुख्य फोकस। तो अभी हम लोग हमें ये जानना है कि अवतल दर्पण है इसके सामने में बना हुआ है हमारा वक्रता केंद्र। किस प्रकार से बनता है, क्यों बनता है, ये इन सभी बातों का जानकारी हम आने वाले अगले क्वेश्चंस में देंगे, जहां हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद इसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग एक प्रधान अक्ष बनाते हैं, एक प्रधान अक्ष बनाते हैं। ये हमारा होता है ध्रुव और इसके पीछे बनता है हमारा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। और ये कैसे बनता है इस बात का जानकारी हम जब उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो वहां हम लोग बताएंगे आप लोगों को। चलिए हम लोग चलते हैं अब ध्रुव की तरफ। तो आइए हम लोग देखते हैं अब ध्रुव, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉल। ये ध्रुव है क्या? तो गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण में जो ज्यामितीय केंद्र होता है, ज्यामितीय केंद्र, इनको ही हम लोग पॉल कहते हैं, पॉल कहते हैं। जैसा कि अभी बताएं ये अवतल दर्पण है, मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है, तो इसका ज्यामितीय केंद्र जहां प्रधान अक्ष टच किया यही है इसका ज्यामितीय केंद्र। तो इस ज्यामितीय केंद्र को ही हम लोग ध्रुव कहते हैं। और ये जो ध्रुव है हम लोग ध्रुव को P से डिनोट करते हैं। ये ध्रुव है इसे P से डिनोट करते हैं। हमें ध्यान रखना है इस बात को, ये ध्रुव है इसे P से डिनोट करते हैं। यानी कि ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कहने का मतलब या तो अवतल हो सकता है या नहीं तो उत्तल हो सकता है। तो इसका जो प्रधान अक्ष है कहीं न कहीं इसके ज्यामितीय केंद्र को टच करती है, तो वो बिंदु हमारा ध्रुव कहलाता है, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं वक्रता केंद्र की तरफ। सॉरी, वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या की तरफ। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ रेडियस। तो ये जो वक्रता त्रिज्या है हम लोग बोल सकते हैं, जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो ये हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र। तो ध्रुव जो है, ध्रुव वहां से लेकर के वक्रता केंद्र है यहां तक की दूरी को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या यानी ध्रुव से लेकर के ये वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल हो या अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण क्यों ना हो, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होगी वो हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। और जो वक्रता त्रिज्या होता है, ये वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। इसे R से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब हुआ ये जो P है, P से C तक की दूरी है, ये हमारा वक्रता त्रिज्या है और इसे R से डिनोट करते हैं। यानी कि हम इसको दर्शा सकते हैं इस प्रकार से कुछ। और दूसरा एक फोकस बचता है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो ध्रुव है, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं और मुख्य फोकस जो होता है उसे हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। हमें ये बात तो ध्यान रखना है। फोकस दूरी जो है वो इसे स्मॉल f से डिनोट करेंगे और फोकस जो है, मुख्य फोकस, उसे कैपिटल F से डिनोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मुख्य फोकस का परिभाषा। मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस क्या है? तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती आ रही आपतित किरणें, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती आ रही आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से मिलती है। जो अवतल दर्पण में होता क्या है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, आपतित किरणें, फिर वो होता है परावर्तन, इनका होता है वहां पे परावर्तन घटना। जैसे ही होता है तो उसके बाद वो जो है प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से जाकर के मिलती है। वो जो बिंदु बनता है हमारा, उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस जो बनता है हमारा, मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। हमें ध्यान रखना है इन बातों का। ये जो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, जैसा कि अभी बताया था इससे पहले। और फोकस दूरी जो था उसे हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो हम लिख देना चाहेंगे यहाँ पे कि दर्पण में ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। जो दर्पण होता है उसमें ध्रुव से फोकस तक का जो दूरी होगा वो फोकस दूरी कहलाएगा। और ये जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण सभी समांतर किरणों को परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है।
जो अवतल दर्पण होता है ये सभी समांतर किरणों को परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। तो ये जो अभिसरित गुण है, इसी गुण के कारण हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं। हमें ध्यान रखना है इन बातों को। ये जो अभिसरित गुण है इसका, अवतल दर्पण में जो जितना भी समांतर किरणें था उन सभी किरणों को परावर्तन के बाद ये क्या किया कि प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर सभी को अभिसरित कर लिया। तो ये गुण जो है इसका, इसी गुण के कारण हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जी हाँ, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप लोग इसका एक बार फिगर समझ लें। अभी जो बताएं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि ये सभी किरणों को एक बिंदु पर, प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित कर लेता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक अवतल दर्पण। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है, इसमें हम लोग एक प्रधान अक्ष बना लेंगे। प्रधान अक्ष, और ये हो गया ध्रुव हमारा, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब किरण समांतर आएगा प्रधान अक्ष का, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आपतित हुई है तो परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती है, जिस बिंदु का नाम मुख्य फोकस होता है। चाहे वो समांतर किरणें नीचे से ही क्यों ना आए, अगर समांतर है प्रधान अक्ष के तो फिर से ये जाकर के इसी पर मिल जाएगी। मतलब ये आपतित किरणें परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस पर आ गया, फिर नीचे से भी तो ये परावर्तन के बाद वहीं पहुंचा। चाहे हम इसमें कितना भी किरण गुजार दे प्रधान अक्ष के समांतर, फिर भी वो रिफ्लेक्टेड किरण जो है हमारा वहीं पहुंचता है। फिर से गुजार दें तो प्रधान अक्ष के समांतर के बाद फिर वहीं पहुंचेगा ये, यानी कि हम बोल सकते हैं इसी अभिसरण गुण के कारण इसे अभिसारी दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रोसेस सेम ही होगा। जैसे कि प्रधान अक्ष के समांतर उसमें भी आता है, फिर रिफ्लेक्टेड किरण जो है प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिल जाता है। बात यह है कि उस दर्पण में पीछे बनता है। देखिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फिगर उसका भी। जैसा कि ये एक उत्तल दर्पण है, इसमें भी एक प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है हमारा, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। मान के चलते हैं प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण गई, अब रिफ्लेक्टेड किरण ये निकल जाएगी आगे की ओर, लेकिन इसका जो कुछ अंशतः भाग होगा वो जाकर के मुख्य फोकस के मतलब प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर मिल जाएगी। या फिर नीचे से भी बात करें, प्रधान अक्ष के समांतर है, रिफ्लेक्टेड किरण निकल जाएगी, लेकिन इसका अंशतः भाग पुनः पीछे की ओर जाएगा और वो प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिल जाएगी, जिस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन ये जो मुख्य फोकस होगा हमारा, ये अवतल का नहीं, ये उत्तल दर्पण का होगा। ये उत्तल दर्पण का हुआ मुख्य फोकस और ये है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे एक थ्योरम की तरफ। अवतल दर्पण में जो हमें सिद्ध करने होता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। कहने का मतलब हुआ F बराबर R/2, या इसी को बोल सकते हैं R बराबर 2F, यानी F बराबर R/2, या फिर इसी को बोल सकते हैं R बराबर 2F। तो हम लोग इसे देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज के जितना कुछ लेक्चर हमने दिए, हम आप लोगों को बताएं, ये तमाम बातें आप लोग नोट कर लिए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। तो ये सब अगला थ्योरम जो है F बराबर R/2 हम जल्द ही आप लोगों को अगले वीडियो में देंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।